सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनीता। जैसा कि हमने अपना यूपीएससी ऐसे की सीरीज़ स्टार्ट की है और उसी के चलते हम अपना 2014 का ऐसे का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। उसका जो पहला ऐसे था, अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है ना, उसको तो हमने जो प्रीवियस अपना लेक्चर था उसके अंदर डिस्कस कर लिया और अभी हम अपना आगे का डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है 2 या 3 कितना कर पाते हैं, तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं के पक्ष में है। ये जो ऐसे है वो बोल रहा है कि जो प्रेजेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है या प्रतिस्पर्धा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या ये बढ़ता हुआ स्तर युवाओं के पक्ष में है या नहीं है। युवा मीन्स यूथ हो गया है ना, कि उनके फेवर में है या फिर उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो उसके ऊपर अपन को ऐसे लिखना है। तो यही अपनी अप्रोच चलेगी कि हमें कंप्लीट या फिर 100% ऐसे से एग्री नहीं करना है या फिर 100% हमें इससे डिसएग्री नहीं करना है। हमें बैलेंस फॉर्मेट में चल रहा है, हमने ये बताना होगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये पक्ष में है और कहीं ना कहीं ये पक्ष में नहीं भी है ना। तो हमेशा हमें अपना मिडल पाथ है वही लेके चलना है ना, जो मध्यम मार्ग होता है बुद्धिज़्म का, उसको लेके चलना है अपने सभी ऐसे में। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में अपन काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में आपको काफ़ी कुछ ऐसी घटनाएं भी दिखेगी, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन का और इन्हीं का परिणाम दिखाई देता है। तो अगर आपको कोई मूवीज़ आती है या फिर कुछ स्टोरी याद हो तो वहाँ से भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं अपने ऐसे को, मतलब काफ़ी अच्छा रूप दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपन एक 3 इडियट्स वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वहाँ पे दिखाते हैं कि युवाओं के अंदर कितना कंपटीशन रहता है और उस कंपटीशन के मद्देनज़र वो केवल इसी दौड़ के अंदर दौड़ते रहते हैं कि हमें सिर्फ मार्क्स गेन करना है या फिर हमें जो इंजीनियरिंग की डिग्री है उसको प्राप्त करना है। उसके लिए हमें कुछ इलीगल या फिर कुछ सही रास्ते नहीं है ना, वो अगर हमें अपनाने पड़े तो भी युवा उसको अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। तो वहाँ पे दिखाता है कि ये बढ़ता हुआ स्तर ही है जो युवाओं को किसी अपने जो प्रतिस्पर्धी है वहाँ से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे अपन दे सकते हैं, और सबसे यहाँ पे एग्जांपल तो चतुर का दे सकते हैं कि वो किस प्रकार से कंपटीशन को देखते हैं और उनका क्या नज़रिया रहता है एजुकेशन को लेके, है ना। तो वो अपन लिख सकते हैं। उसके बाद महाभारत का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जो कर्ण थे और जो अर्जुन थे, है ना, उनके बीच में किस प्रकार से हमेशा कंपटीशन ही बना हुआ रहता था। जो धनुर्विद्या है उनको लेके हमेशा उनमें रहता है कि मैं आगे निकल जाऊं और मैं आगे निकल जाऊं, और अंत तक जो महाभारत का युद्ध रहता है तो वो भी उनको एक कंपटीशन की भावना से ही देखते हैं। अर्जुन सोचते हैं कि मुझे कर्ण को बीट करना है और कर्ण सोचते हैं कि मुझे अर्जुन को बीट करना है ना। तो ये अपन एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं एज ए इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम एक मूवी का एग्जांपल लिख सकते हैं, चक दे इंडिया, है ना। ये भी काफ़ी अच्छी थी। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कंपटीशन को दिखाता है कि अगर आप कंपटीशन को एक समावेशी तरीके से या फिर एक अच्छे एम की तरह यूज़ करेंगे ना तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर आप उसको गलत निगाहों से देखेंगे या फिर मतलब खुद के बारे में सोचेंगे, सेल्फिश होके सोचेंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव परिणाम की तरफ भी ले जाता है ना। आपकी जो गुट है या फिर आपकी जो ग्रुप है उसको तोड़ देता है, और यदि आप उसको एक पॉजिटिव वे में लेते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है। तो इनका एग्जांपल लिख सकते हैं। और दूसरा, अभी रिसेंट में एजुकेशन को लेके काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है कि पेपर वगैरह बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, स्पेशली नीट का पेपर लीक हुआ उसके बाद से। तो वहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोग बिना मेहनत करे आगे निकलना चाहते हैं और अवैध तरीक़ों से या फिर जो इलीगल वे रहते हैं ना उसको अपनाते हैं। तो उसका एक रूप ही है पेपर लीक हो जाना, है ना। तो जो नीट जैसे पेपर लीक हो जाते हैं तो वो काफ़ी लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। उनके बेसिस पे वो सुसाइड कर लेते हैं, काफ़ी कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं ना। तो उसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया और उसका रिज़ल्ट आपको आज दिखाई भी देता है कि यूथ के अंदर इतनी पावर रहती है कि वो एक एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए भी मजबूर कर देते हैं कि आपने गलत किया है तो उसका कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं, तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लें और आप रिज़ाइन करें। और उसका हमें रिज़ल्ट दिख भी गया कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, है ना। ये आज की लेटेस्ट ही न्यूज़ थी।
तो इसको रिसेंट की घटना को भी अपन लेके अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। और अगर अपन रिसेंट का कुछ लिखते हैं ना तो वो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा हिट करता है, क्योंकि रिसेंट में कुछ हो रखा होता है, फिर अपन उसको पढ़ते हैं ना तो वो मतलब उससे अपन काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ अगर आप लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद बॉडी की बात करें कि हम बॉडी को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसे को किस प्रकार से अपन 360 डिग्री एंगल से सोच सकते हैं, या फिर उसको 360 डिग्री का आयाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ऐसे क्या बोल रहा है उसका मीनिंग थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं जैसे कि कंपटीशन हो गया है ना, मेन युद्ध है, तो वो सब चीज़ें हैं उनको ना थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्पर्धा को ले सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा क्या होती है। प्रतिस्पर्धा बेसिकली तो यही होती है कि आप किसी को बीट करके खुद किसी चीज़ में सफल हो जाएं, या फिर किसी से आगे निकल जाए, या फिर आप एक अच्छा परफॉर्म कर ले। कि एक जॉब है, जॉब के लिए 4 जना उसके लिए फाइट कर रहा है ना, तो आपका यही एम रहेगा कि मैं उन तीनों को बीट करके खुद आगे निकल जाऊं या फिर उस पोजीशन पे पहुंच जाऊं। तो ये एक कहीं ना कहीं कंपटीशन ही है ना। उसके बाद अपन कंपटीशन का बता सकते हैं कि ये कितना प्रकार का रहता है, या फिर इसके क्या क्या रूप होते हैं। तो एक तो होता है स्वस्थ कंपटीशन रहता है, एक होता है अस्वस्थ रहता है। स्वस्थ को आप रिलेट करते हो पॉजिटिव से, कि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव इन्वायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, या फिर आपका जो प्रतिस्पर्धा का स्तर है वो पॉजिटिव है। आप किसी को नेगेटिव वे में नहीं ले रहे हैं ना, किसी से आप इंस्पायर होके और अपने जो नैतिक तरीके हैं उनके बेसिस पे आप अपना एम है उसको अचीव करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं पे सफल होना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी अपना टारगेट है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। तो वो आपका स्वस्थ हो गया। और दूसरा हो गया कि आप अस्वस्थ हो गया, जिसमें आप नेगेटिव उसको सोचते हो, है ना। तो उसके अंदर फिर आपका ईर्ष्या वाला एंगल आ जाता है, या फिर किसी को बीट करना गलत तरीके से, या फिर अनएथिकल आप तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज़ आ जाता है ना। तो आप ये बता सकते हैं कि 2 तरीका होता है, एक होता है हेल्दी होता है और एक अनहेल्दी होता है। उसके बाद अपन बता सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता क्यों है ना, कि रिसेंट में ये क्यों ज़रूरी है प्रतिस्पर्धा, है ना। अगर प्रतिस्पर्धा होगी तो क्या होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तब क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे आवश्यकता क्या है, क्यों प्रतिस्पर्धा ज़रूरी है। तो उसको अपन बता सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा अगर होगी तो आप विकास कर पाएंगे। मीन्स प्रतिस्पर्धा के बेसिस पे ही कोई अच्छा कर पाएगा, कि आपको एक से निकल के आगे जाना है ना, तो आप अच्छा कुछ विकास कर पाएंगे। आपकी वर्दी होगी, मीन्स आपको तभी अपनी पोजीशन पता चलेगी कि हाँ मैं इस कंपटीशन के लायक हूँ या नहीं हूँ, किसी को मैं बीट कर सकता हूँ नहीं, या फिर मेरी क्षमताएं क्या है, मेरी वीकनेस क्या है ना। उसके बेसिस पे आप अपना एग्जामिन कर पाएंगे, आप अपनी ग्रोथ कर पाएंगे, और आपकी सफलता भी आपको प्राप्त होगी, है ना। कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन होता है, या फिर स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए कंपटीशन होता है, उसके बेसिस पर आपकी सफलता का मूल्यांकन भी होता है, और आप खुद का मूल्यांकन भी करते हैं। अपना एजुकेशन लेवल क्या है आपका, मतलब आपकी जो भी शिक्षा है, आपका ज्ञान है, उन सब का मूल्यांकन होता है, आपका चरित्र का मूल्यांकन होता है, हर चीज़ का आपका एग्जामिन भी होता है। तो उसको भी लिख सकते हैं कि इसलिए ये आवश्यक है। दूसरा आपको प्रदर्शन का भी दिखाई देता है कि आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, है ना। और आपकी क्या वीकनेस है जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, या फिर क्या स्ट्रेंथ है ना, जिसको थोड़ा सा कम ध्यान दे के या फिर और ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करके उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं आपको शोध और अनुसंधान के लिए भी प्रेरित करता है कि आप अच्छा रिसर्च करें ना। तो ये भी अपन लिख सकते हैं। दूसरा, ये रचनात्मकता और नवाचार को भी बढ़ावा देता है। कंपटीशन अगर आपके पास रहेगा तो आपके अंदर ये रहेगी या फिर हौड़ रहेगी कि हाँ मुझे इससे ज़्यादा अच्छा करना है। तो वो कहीं ना कहीं आप फिर कुछ इनोवेटिव तरीके से कुछ करने के बारे में सोचेंगे। कुछ रचनात्मकता आपकी है जो उसको आप निखारने की कोशिश करेंगे, है ना। क्रिएटिविटी जितनी होगी आप उतनी दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, उसके लिए भी कंपटीशन ज़रूरी है कि अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन किसी चीज़ के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है ना। तो आप एक तरीके से छंटनी बोल सकते हैं। वो कंपटीशन के बेसिस पे ही रहती है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, और जो थोड़ा नहीं अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए या फिर जब भी कोई उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना उसके लिए वो फिर फाइट करे या फिर उसके लिए वो मेहनत करे। तो ये भी अपन लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन अपन ये बना सकते हैं, क्योंकि मेन ये बोल रहा है कि युवाओं के पक्ष में है या नहीं है। तो अपन ये अगला क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं के पक्ष में है
है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि आप इससे एग्री कर रहे हैं या फिर आप इससे डिसएग्री कर रहे हैं। तो हमें दोनों चीज़ लिखनी है कि पक्ष में भी लिखेंगे हम अपना और विपक्ष में भी लिखेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं ये युवाओं के पक्ष में है। दूसरा अपन विपक्ष भी लिखेंगे कि ये युवाओं के पक्ष में नहीं है। तो उनका क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है उसको अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन पॉजिटिव का देखें कि ये किस प्रकार से युवाओं के पक्ष में है। तो अपन इसको फिर अप्रोच दे सकते हैं कि अगर आप सेक्टोरल वाली अप्रोच लिख सकते हैं या फिर जो पेस्टल वाली है उसको लिख सकते हैं। टेम्पोरल वाले भी लिख सकते हैं, जो इंडिविजुअल से लेके इंटरनेशनल लेवल पे जाती है उसको लिख सकते हैं, है ना। किसी भी प्रकार से जो आप अच्छी समझते हैं या फिर जिस बेसिस पे आप एग्जाम्पल या फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर पाए हैं ना, तो उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो पेस्टल वाले लिख रखी है कि इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी के अंदर किस प्रकार से ये कंपटीशन है वो युवाओं के पक्ष में है। तो यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं कि अभी इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जो यंग एजेस के हैं और वो अपना स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हेल्दी कंपटीशन को दिखाता है कि युवा किस प्रकार कंपटीशन कर रहे हैं और किस प्रकार आगे निकल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि जोमेटो देखेंगे आप या फिर स्विगी, ऐसी चीज़ें देखेंगे तो ये बहुत कम एज वाले युवा हैं जिन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया। तो ये अपन एक एग्जांपल लिख सकते हैं। एजुकेशन का लिख सकते हैं कि किस प्रकार ये कंपटीशन है जिसने स्टेम के अंदर भारत की जो रैंकिंग है उस पर, है ना, फर्स्ट रैंकिंग है इंडिया की, तो वो अपन लिख सकते हैं। और खेल कूद का भी लिख सकते हैं कि कितना अच्छा कंपटीशन है या फिर एक कंपटीशन है उन्हीं सब चीज़ ने, है ना, भारत के लिए जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनको बनाया है, सिल्वर मेडलिस्ट होता है उनको, या फिर कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जो भी स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जो ट्रॉफीज़ मिलती है, जो भी खिताब वगैरह मिलते हैं तो उनको अचीव किया है। तो वो एक युवा ही है। हिमा दास का एग्जांपल ले सकते हैं, क्रिकेटर हो गए, गुकेश हो गए, जो भी जो जिस सेक्टर के अंदर जिस स्पोर्ट्स के अंदर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जो युवा हैं, है ना, तो उनका अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर दूसरा अपन स्वास्थ्य के बारे में लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य के सेक्टर में कंपटीशन ने किस प्रकार योगदान दिया है। उसके बाद अपन विज्ञान का लिख सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में कंपटीशन ने क्या क्या किया है। समावेशिता का लिख सकते हैं, व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से हुआ है, उन सब का एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं। पॉलिटी में भी लिख सकते हैं कि युवा है वो किस प्रकार से आगे आ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अपन काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बोला है, तो प्रतिस्पर्धा का लिंक केवल एजुकेशन पर ही नहीं रखना है। इसका आप जितना ज़्यादा ब्रॉडर साइंस में कर पाएंगे ना उतना सही रहेगा। जैसे कि कंपटीशन हर सेक्टर के अंदर रहता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, सोसाइटी के अंदर भी आपको कंपटीशन दिखाई देता है, पॉलिटी के अंदर दिखाई देता है, इकोनॉमी के अंदर आपको दिखाई देता है, साइंस के अंदर आपको दिखाई देगा, घर के अंदर कंपटीशन भी आपको दिखाई देगा, है ना, और इंडिविजुअल लेवल पे भी दिखाई देता है। व्यक्ति खुद से भी बहुत बार प्रतिस्पर्धा करने लग जाता है। तो जितना ब्रॉडर सोच पाएंगे ना एक ही कीवर्ड को, उतना ज़्यादा अपन अलग अलग डायमेंशन में लिख पाएंगे, और जितना ज़्यादा अपन आर्गूमेंट कलेक्ट कर पाएंगे उतने ज़्यादा अपने पास एग्जाम्पल आ पाएंगे, है ना। तो जितना ब्रॉडर हो सके उतना अपन को सोचते जाना और उनको अपना जो ऐसा है वो लिखते जाना है, ठीक है। फिर अपना ये पक्ष वाला हो गया कि हाँ यहाँ पे ये सेक्टर है, वहाँ पे हमको युवाओं का कंपटीशन है वो एक पॉजिटिव सेंस के अंदर दिखाई देता है। उसके बाद अपन उसका विपक्ष भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से ये युवाओं के पक्ष में नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो युवा है वो मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित रहेंगे कि आपके ऊपर एक दबाव रहेगा कि आपको अच्छी जॉब चाहिए ही चाहिए, या फिर आपको अच्छे मार्क्स लेके आना है, अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर स्ट्रेस डेवलप करता है, जिससे फिर आप एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस वगैरह इसके अंदर आप चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसका आउटकम आपको सुसाइड में भी दिखाई देता है। अपन सोसाइटी से कम्प्लीटली कट जाते हैं और साथ ही ये चीज़ें आ जाती है। दूसरा, रचनात्मकता नहीं रहती, आप सिर्फ एक कठपुतली या फिर रोबोट की तरह मार्क्स गेन करना, जॉब गेन करना उसी के ऊपर रहते हैं। जो आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, नवाचार है, वो आप कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपन उसके विपक्ष में भी लिख सकते हैं कि ये हेल्दी कंपटीशन भी नहीं है ना, और ये कहीं ना कहीं ईर्ष्या हो गया, घृणा हो गया, उनको उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे फिर संघर्ष दिखाई देता है, ट्रोलिंग होती है, वो सब चीज़ आपको दिखाई देती है। तो ये आप फिर नेगेटिव चीज़ें भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पक्ष में नहीं है। और यहाँ पे कुछ कोटेशन है जो अपन लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप पॉजिटिव में लिख रहे हैं तो ये लिख सकते हैं कि संघर्ष ही जीवन का सहारा है, प्रतिस्पर्धा है वो संघर्ष को अर्थ देती है। तो ये अपन पॉजिटिव या फिर पक्ष के उसमें लिख सकते हैं।
और अगर आप नेगेटिव का लिख रहे हैं तो ये लिख सकते हैं कि केवल प्रतिस्पर्धा की दौड़ में लगे रहना जीवन की गहराई और मूल्यों से युवाओं को दूर करता है, कि केवल आप कंपटीशन में लगे हुए रहेंगे तो आपकी जो जीवन की गहराई है उसको आप नहीं समझ पाएंगे, और जो मूल्य प्रणाली है कहीं ना कहीं आप उससे कट जाएंगे, और जो अच्छी चीज़ है उसको आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ एक कठपुतली जैसे बन जाएंगे, या फिर आप मूल्यों से रहित जो इंसान रहता है आप उसके अंदर तब्दील हो जाएंगे। तो ये अपन विपक्ष के अंदर लिख सकते हैं। और पॉजिटिव में अपन ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा न होती तो, एक सेकेंड, प्रतिस्पर्धा न होती तो एडिशन बल्ब का आविष्कार नहीं करते, न कलम मिसाइल मैन कहलाते, है ना, न गोल्ड मेडल आते, न युवा वैश्विक मैदान में स्टार्टअप को पहचान दे पाते। मतलब कि यही है, उसमें बोल रखा है कि प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो जो एडिशन है बल्ब का आविष्कार किया है तो वो नहीं कर पाते, और जो मिसाइल मैन कहलाते हैं APJ अब्दुल कलाम वो नहीं कहलाते, और जो गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं युवा वो भी नहीं लाते अगर कंपटीशन नहीं रहता। और वैश्विक स्तर पर जो युवा है वो बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर या फिर स्टार्टअप को ओपन कर रहे हैं तो वो भी एक कंपटीशन का ही परिणाम है। अगर ये नहीं होता कंपटीशन तो ये सब चीज़ें अपन को प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ये वाला क्वेश्चन बना सकते हैं कि इनकी क्या भूमिका रहती है, कि अगर आप स्वस्थ और संतुलित प्रतिस्पर्धा है ना, तो उनके ऊपर आप ध्यान रखेंगे, या फिर जो आपकी प्रतिस्पर्धा का स्तर है वो पॉजिटिव है तो उसकी क्या रोल रहेंगे, तो उसको भी आप अलग अलग सेक्टर के अंदर लिख सकते हैं। कि अगर आपने पक्ष वाली चीज़ को पेस्टल अप्रोच में लिखा है तो यहाँ पे फिर आप उसको टेम्पोरल अप्रोच में लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्या इसका लाभ मिलेगा, फिर आपकी फैमिली पे क्या रहेगा, सोसाइटी के अंदर क्या पॉजिटिविटी आएगी, फिर आपके नेशनल लेवल पे क्या आएगी, फिर इंटरनेशनल लेवल पर क्या आएगा, है ना। तो इस प्रकार से फिर अपन ऐसे को आगे बढ़ा सकते हैं और एक एक दो एग्जांपल उसके अंदर दे सकते हैं आर्गुमेंट के साथ, तो जिसको जस्टिफाई करते हो आर्गुमेंट को, वो वाला एग्जांपल। फिर ये बता सकते हैं कि अभी जो प्रतिस्पर्धा का लेवल है, जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रखा है ना। पॉजिटिव तो आपको कम दिखाई देता है, बल्कि नेगेटिव नकारात्मक है वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो क्या रीज़न है कि वो कंपटीशन है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो एक तो भौतिकवाद हो गया, लोग मटेरियलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं। उनका यूँ है कि जितना ज़्यादा हो सके संसाधनों का दोहन करो, जितना ज़्यादा हो सके उतनी स्वार्थ की पूर्ति करो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, गाड़ी बंगला, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं जो व्यक्ति को भौतिकवाद बना देता है, व्यक्तिवाद बना देता है। मीन्स वो स्वार्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, सिर्फ मेरी जो आवश्यकता है वो पूर्ति होनी चाहिए, बाकी कुछ भी है जो बर्बाद हो रहा है तो होने दो, किसी का नुकसान हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो सेल्फिशनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसका अपन एग्जांपल लिख सकते हैं। दूसरा, तकनीकीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है कि टेक्नोलॉजी है वो हर सेक्टर के अंदर चले गई है, जिससे क्या होता है कि हर चीज़ है आप बहुत जल्दी उस चीज़ से जानकार हो जाता है, किसी भी चीज़ का आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो तकनीकीकरण क्या करता है कि आपको हर चीज़ दिखा देता है कि कौन कितना ग्रो कर रहा है, कौन कितना डाउन चल रहा है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर दिखाता है कि फिर उसके अंदर वो ईर्ष्या वगैरह वो सब चीज़ें डेवलप हो जाती है, तो फिर ऑनलाइन ट्रोलिंग वगैरह है वो सब चीज़ स्टार्ट हो जाती है। फिर वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण ने भी कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा का स्तर है उसको बढ़ा दिया है। और फैमिली हो गया, सोसाइटी हो गया, उनका प्रेशर भी आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों के ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि आप ये जॉब करें, आप इतना स्कोर करें, है ना। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको ये गिफ्ट में मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहता है। दूसरा ये भी रहता है, एक तो है कि आप अच्छा करेंगे तो आपको ये मिलेगा, दूसरा ये भी रहता है कि अगर आपने अच्छा नहीं किया तो उसका परिणाम ये होएगा, आपको मतलब क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, आपको ट्रोलिंग किया जाएगा, तो उसका दबाव भी रहता है। तो इस वजह से भी एक प्रतिस्पर्धा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है। ईर्ष्या घृणा भी आपको दिखाई देती है कि किसी ने अच्छा कर लिया है ना, तो आप उसको नीचा दिखाने के लिए या फिर उससे ज़्यादा अच्छा नेगेटिव सेंस में करने के लिए भी आप कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं। पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, संसाधन कम है, इस वजह से भी कंपटीशन आपको दिखाई देता है और मूल्यों का ह्रास हो रहा है। तो वही जब आपके पास मूल्य नहीं रहेंगे, आप केवल मस्तिष्क से सोचेंगे, आपके पास हृदय वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं रहेगी, तो भी नेगेटिव सेंस में कंपटीशन चला जाएगा। दूसरा, स्वयं को साबित करना कि खुद आप
बहुत बड़े हैं ना, कि किसी ने मुझे बोल दिया है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो मुझे बस ये करना ही है। तो स्वयं को साबित करने वाली चीज़ें भी आपको दिखाई देती है कंपटीशन के अंदर, है ना। तो ये तो अपन बता सकते हैं कि क्यों बढ़ रहा है। उसके बाद है कि चलो ये युवाओं के पक्ष में है भी नहीं भी है, इसके रीज़न भी बता दिए कि हाँ कैसा कंपटीशन है वो बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है वो भी बता दें। उसके बाद है कि इसको आप कैसे संतुलित कर सकते हैं, कि कंपटीशन को आप अच्छा कैसे बना सकते हैं, कैसे पॉजिटिव कंपटीशन को क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पे फिर अपन इथिकल एंगल को डाल सकते हैं, या फिर जो भी अपन ने चैलेंजेस को लिखा है, जो आपने रीज़न लिखा है जिससे नकारात्मक कंपटीशन बढ़ता है ना, तो उसको आप यहाँ पे काउंटर कर सकते हो कि जो भौतिकवाद है उसको किस प्रकार से समावेशिता के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है ना। सर्वजन स्वभाव वाली जो है भावना क्रिएट किया जा सकता है, या फिर सबका साथ सबका विकास वाली जो मानसिकता है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। तकनीक का किस प्रकार से आप पॉजिटिव यूज कर सकते हो। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके अंदर आपको डाइवर्सिटी लेके आनी चाहिए, कि आप अलग अलग सेक्टर के अंदर आप इस प्रकार से काम करिए, या फिर अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्य करें। कि किसी का क्षमता है कि वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की नहीं प्रिपरेशन कर सकता, लेकिन वो फैमिली या फिर सोसाइटी के दबाव में कुछ कार्य कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं परिवार की या फिर समाज की मानसिकता उसको भी आप चेंज कर सकते हो। और मूल्यों को डेवलप किया जाना चाहिए। स्टार्टिंग में ही जो एजुकेशन प्रणाली है वहाँ पे मूल्यों से सही जो एजुकेशन होती है उसको इनकलकेट किया जाना चाहिए। करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह है उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, है ना, जिससे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। और एक गीता का श्लोक है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, कि व्यक्ति को अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना, कि आप कर्म करते रहिए, फल की आप चिंता मत करिए ना। तो उसको भी अपन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपन अपने ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं। बीच में ये लिख सकते हैं कि हाँ कंपटीशन का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं युवाओं के पक्ष में और कहीं ना कहीं विपक्ष में भी आपको दिखाई देता है। लेकिन हम कुछ सकारात्मक कदमों से या फिर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देके इसको एक अच्छे आयाम के अंदर भी बदल सकते हैं। फिर एंड में लिख लो कि प्रतिस्पर्धा विकास का महत्वपूर्ण पहलू है एंड युद्ध विकास को हासिल करने वाले माध्यम, है ना। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है वो कैसी होनी चाहिए, संतुलित एवं स्वस्थ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप विकास करना चाहते हैं तो प्रतिस्पर्धा जरूरी है। और विकास किसके बेसिस पे कर पाएंगे आप, युवाओं पर, क्योंकि युवा ही वह माध्यम है ना, जो विकास को हासिल करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला अपना ऐसे कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट ऐसे है उसको करेंगे। जो नेक्स्ट ऐसे है वो बोल रहा है कि क्या मानवीकृत परीक्षण शैक्षिक योग्यता या प्रगति का बढ़िया माप है। ये बोल रहा है जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स वगैरह सेट कर लिए हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, कि ये क्राइटेरिया है, इसके ऊपर अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो वही आपकी शैक्षिक योग्यता या फिर आपकी प्रगति है उसको मापेगा, या फिर वही आपके पैरामीटर रहेंगे, है ना। तो वो तरीका क्या अच्छा है या नहीं है, उसके फेवर में या फिर उसके काउंटर में हमें अपने आर्ग्यूमेंट देना है ना। तो मीनिंग तो अपना ऐसे का ये हो गया। इसके बाद अपन सोच सकते हैं जिसकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो अपन लिख लेंगे। मेन चैलेंज रहता है बॉडी को, है ना। तो बॉडी में भी अब तो काफ़ी इजी हो गया है कि हम ऐसे को ब्रेक कर सकते हैं काफ़ी डायमेंशन में। फिर अपन थीसिस वाला पॉइंट उठा सकते हैं कि अपन कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम अपने आर्गूमेंट बना सकते हैं। और उसी के अंदर अपनी अलग अलग तरह की जो अप्रोचेस है उसको भी अपन डाल सकते हैं। फिर उसी सेक्टर के बेसिस पे अपन अपने एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं जिससे हमारा आर्गूमेंट है वो जस्टिफाई हो जाए। तो अब थोड़ा मे बी ईजी रहा होगा, अगर किसी ने फॉलो किया होगा अच्छे से तो उसको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आने लगी होगी, है ना। तो बॉडी पार्ट को क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल नहीं रहा होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में भी अपन काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें लिखेंगे जो अभी अपन ने सिर्फ 13 और ये 14 का थर्ड या फोर्थ ऐसे ही है। और बाद में अगर अपन 25 तक जाएंगे ना तो इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होंगे और एक बहुत बड़ा कलेक्शन इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद तो भले कैसा भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी मतलब ऐसे का देंगे ना तो अपन कुछ ना कुछ इतने सारे इंट्रोडक्शन में से अपन कुछ ना कुछ तो उसके अंदर लिख ही देंगे, है ना। तो बात करें इस ऐसे की इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ पर भी अपने पास काफ़ी तरीके हैं जिसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं। तो मेन यही है कि आपके ऐसे से लिंक होना चाहिए वो इंट्रोडक्शन, ठीक है।
तो यहाँ पर भी कुछ रिसेंट के अगर आपको कुछ एग्जांपल दिखाई देते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। कोई रिपोर्ट आ रखी हो है ना, तो वो निकालता है कि किस प्रकार से शिक्षा का क्या स्तर है, वो है ना, प्रगति का अच्छा माप है या नहीं है, इस प्रकार की कोई आपको रिपोर्ट दिखाई देती है तो अपन वो भी लिख सकते हैं। कोई रिसर्च है वो भी अपन लिख सकते हैं, जैसे कि यूनेस्को वगैरह अपनी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह निकालते हैं तो वो भी अपन लिख सकते हैं। कुछ स्टोरी अगर याद है तो वो लिख सकते हैं। मूवीज़ है तो उनसे भी अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपना इंट्रोडक्शन है वो एक मूवी से ही है, तारे ज़मीन पर। मे भी काफ़ी लोगों ने देखी होगी और ये एक अच्छी मूवी है। वो बेसिकली या फिर पूरी कम्प्लीटली एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही है कि किस प्रकार से समाज का या फिर परिवार का प्रेशर रहता है और किस प्रकार से एक सिस्टम प्रणाली रहती है एजुकेशन की, वही आपको फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप उसके ऊपर अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तब तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप एक पिछड़ जाते हैं ना। जो आपकी क्रिएटिविटी वगैरह है, जो आपकी नवाचार करने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है, वो लोगों के सामने आ ही नहीं पाती जब तक आपको एक अच्छा मेंटोर नहीं मिलता, जब तक आपको एक अच्छा टीचर नहीं मिलता या फिर आपकी क्षमताओं को कोई जानने वाला आपको नहीं मिलता है ना। तो आप उसी सिस्टम के अंदर फंस जाते हैं और आप कभी भी निकल नहीं पाते। तो फिर आप ना तो अच्छी एजुकेशन ले पाते हैं, ना किसी और करिकुलम एक्टिविटी है वहाँ पे निखर पाते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर भी ख़राब हो जाता है। तो ये बेसिकली उसी उस पे है कि एक नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो उनके ऊपर मूवी बन रखी है, आमिर खान होते हैं इसमें हीरो और एक छोटे बच्चे के ऊपर बना रखी होती है कि उसको जो पढ़ाते हैं मैथ्स वगैरह इंग्लिश वगैरह उसको नहीं समझ में आती है ना। तो जो स्कूल का जो सिस्टम है वहाँ पे वो हमेशा फेल ही होता रहता है, लेकिन बाद में एक अच्छा उनको टीचर मिलता है जो उसकी क्रिएटिविटी है, वो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है, तो उसको पहचानते हैं और उसको फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, उसको आगे उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वो फिर बाद में अच्छा परफॉर्म वगैरह करता है और बहुत अच्छा पेंटर भी बन जाता है ना। तो फिर उसकी क्रिएटिविटी वगैरह वो बाहर निकल के आती है कि पहले वो किस प्रकार से मासूम और एकदम खुद के जीवन से ही परेशान बच्चा रहता है, बाद में वो फिर खुश होने लगता है और अपनी क्षमताओं को पहचानता है और दुनिया से वो थोड़ा सा अपने तालमेल जोड़ने लगता है जो पहले दुनिया से कटा हुआ रहता है। तो इस मूवी का अपन जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद 3 इडियट्स का भी कर सकते हैं कि वहाँ पे भी एक आप बीटेक की डिग्री कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सेट है कि आपको इतना ग्रेड लेके आना है, इतना क्रेडिट आपको लेके आना है, इतने परसेंटाइल लेके आना है। अगर आप नहीं लेके आते तो आपको फेल डिक्लेयर कर लिया जाता है और अगर कोई इस पर खरा नहीं उतरता तो वो कहीं ना कहीं कमिट कर लेता है सुसाइड को, है ना, या फिर खुद को एक कोसता भी रहता है कि हाँ मैंने ये चीज़ नहीं की है। अगर आपका मन नहीं है फिर भी आपको वो ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, तो इसका भी अपन एग्जांपल लिख सकते हैं। और दूसरा इसमें तो अपन जो पहले वाला ऐसा था 3 इडियट्स का, उसमें तो अपन ने डिस्कस किया था ना, तो वो वाली चीज़ें भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर थॉमस एडिशन का लिख सकते हैं कि जो स्कूल प्रणाली है उन्होंने उनको मूर्ख डिक्लेयर कर दिया था, या फिर बोल सकते हैं कि उनको एक एबनॉर्मल पर्सन डिक्लेयर किया था कि हम इनकी जो एजुकेशन है वो यहाँ पे जारी नहीं रख सकते, जो हमारे नॉर्म्स वगैरह है, रूल्स वगैरह है, उन पे ये सेट नहीं होते। तो फिर उनकी शिक्षा फिर उनकी माँ ने घर पर ही करवाई थी और जो एक एजुकेशन प्रणाली के अंदर उनको एबनॉर्मल डिक्लेयर कर दिया गया था, वही बल्ब का आविष्कार करते हैं, बहुत अच्छे वैज्ञानिक बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि केवल शैक्षिक आपकी योग्यता है या फिर जो शैक्षणिक वो मानकीकृत प्रशिक्षण है वही आपकी योग्यता का निर्धारक नहीं है ना। कुछ और भी तरीके रहते हैं या फिर आपकी क्षमता रहती है, आपकी खुद की इनोवेटिव जो कैपेबिलिटी रहती है वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रगति की तरफ या फिर अपनी योग्यता साबित करने का माध्यम बन जाती है। तो इस प्रकार से अपन अपने इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। फिर ये कोटेशन है वो तो अपन काउंटर में लिख सकते हैं कि शिक्षा केवल परीक्षाओं में अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि ये व्यक्ति के विचार, आचरण एवं व्यक्तित्व का निर्माण करती है ना। कि केवल आप अंक गेन कर रहे हो या फिर जो आपको ग्रेड मिल रहे हैं, क्रेडिट मिल रहे हैं ना, वही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपके विचार क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आपका व्यक्तित्व किस एंगल की तरफ जाएगा या फिर किस चरित्र को आप धारण करेंगे, है ना। तो उसका भी ये निर्माण करता है, उसका भी निर्धारण करता है, वो एक शिक्षा होती है। और फिर एक फिनलैंड का भी अपन एग्जांपल लिख सकते हैं। इसको आप कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हैं कि फिनलैंड के अंदर किसी भी प्रकार की मानकीकृत प्रशिक्षण जो प्रणाली है या फिर जो टेस्ट प्रणाली है वो नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे
अगर आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखो या फिर किसी भी रिसर्च किसी भी चीज़ के अंदर देखेंगे तो उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा योगदान है और काफ़ी ज़्यादा उनका वैल्यू भी है। वो एक अच्छी डेवलप्ड कंट्री के अंदर फिनलैंड का नाम अपन सुनते हैं तो उनका लिख सकते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर साइंटिफिक ग्रोथ हर चीज़ अच्छी है और वहाँ पे ये शिक्षा की प्रणाली है वो वैसी नहीं भी है, लेकिन फिर भी उनकी प्रगति देखो या फिर ग्रोथ देखो वो काफ़ी आपको अच्छी दिखाई देती है। तो आप इसको कंक्लूज़न या फिर इंट्रोडक्शन जो ठीक लगे उसको अपन लिख सकते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन तो हो गया, उसके बाद करें हम अपना ऐसे का बॉडी पार्ट। तो सबसे पहले हम अपना ऐसे है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, है ना, उसका मीनिंग क्या है उसको हम बता देंगे। उसके बाद हम अपना थीसिस लिख लेंगे कि हम ये क्वेश्चंस को जनरेट करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन उठाएंगे और फिर उसको आर्गूमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि ये बात कर रहा है कि मानकीकृत परीक्षण, है ना। तो मानकीकृत जो परीक्षण है उसका क्या अर्थ होता है ना, उसका क्या मीनिंग है, आप उससे क्या समझते हैं। तो ये क्या होता है कि कोई भी संस्था है या मतलब कि आप स्कूल के लेवल पे देख लो, कॉलेज के लेवल पे देख लो, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो उसके लेवल पे देख सकते हो, या फिर कुछ ऐसे संस्थान रहते हैं जैसे कि लॉ के हो गया या फिर MBBS का हो गया, मतलब जहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल डिग्री करनी है ना, तो उनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गए तो वो भी कहीं ना कहीं एक मानकीकृत परीक्षण ही है ना। तो वो क्या होगा, एक सर्वमान्य मानक स्थापित कर देता है कि एक हमने अपना स्टैंडर्ड नॉर्म्स है या फिर हमने एक मानक निर्धारित कर दी है, आप उनके जो भी मानक है उनके ऊपर आपको अपना परीक्षण करना है। अगर आप उसके ऊपर सफल होते हैं तो आपको उसमें एंटर दे दिया जाएगा, या फिर अगर आप नहीं सेलेक्ट होते हो या फिर आप जो निर्धारित प्रश्न वगैरह रहते हैं या फिर उनका जो मार्क्स पैटर्न रहता है उसको आप नहीं क्वालिफाई करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना। तो ये एक होता है कि सर्वमान्य मानक स्थापित कर देना, वो मानकीकृत परीक्षण कहलाता है और इसी बेसिस पे आपको एग्जामिन किया जाता है बेसिकली, या फिर जो मोस्टली है वो मार्क्स बेस्ड ही रहता है ना। तो अपन उसको लिख सकते हैं टेस्ट ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उनको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर आप कैट का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, नीट का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, सेट का, नेट का, जो भी जितने एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं ना वो लिख सकते हैं कि अगर आप जितना हाईएस्ट स्कोर करेंगे, हाईएस्ट मार्क्स लेके आएंगे, है ना, तो वो आपकी फिर रैंक को डिसाइड करेगा और आपका क्या पोजीशन है उसको डिफ़ाइन करेगा। तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि शैक्षिक योग्यता एवं प्रगति, है ना, कि किस प्रकार से जो ये मानकीकृत परीक्षण है वो आपके प्रगति और शैक्षिक योग्यता को दिखाता है। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि अगर आप कोई भी डिग्री करते हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं ना, तो वो आपको जीविकापार्जन का आपका साधन बनता है कि आपके पास पर्टिकुलर इस सेक्टर के अंदर काम करने के लिए आपके पास वो डिग्री है, आपके पास वो योग्यता है ना, तो फिर आपको वहाँ पे एंट्री दी जाएगी या फिर आपको उसके अंदर काम करने के लिए कहा जाएगा, अदरवाइज़ आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास CA की डिग्री है ना, तो कुछ पोस्ट रहती है वो सिर्फ CA वाले को ही मिलती है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे बताता है कि आपके पास उस चीज़ की शैक्षिक योग्यता है ना, तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं, या फिर जॉब को कुछ कार्य को कर सकते हो, या फिर आप आगे अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको कहीं ना कहीं जीविका का आपका साधन बनता है, कहीं ना कहीं आपको विकास की तरफ लेके जाता है, कहीं ना कहीं आपकी प्रगति की तरफ लेके जाता है, कहीं ना कहीं आपके मूल्यांकन को भी करता है कि हाँ आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो आप वहाँ पे कितना अच्छा परफॉर्म कर पाए, कितना स्कोर कर पाए, आपकी क्या रैंक रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपके मूल्यांकन को दर्शाता है। उसके बाद अपना ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो शैक्षिक योग्यता या प्रगति का क्या बढ़िया माप है या नहीं है ना। ये बोल रहा है कि अपन से क्वेश्चन किया है कि जो आपका सेट कर रखा है ना मानकीकृत जो परीक्षण की जो पद्धति है वो शैक्षिक योग्यता और प्रगति का बढ़िया माप है या नहीं है। तो यहाँ पे अपन को दोनों दिखाना रहेगा कि ये बढ़िया पार्ट है और दूसरा बढ़िया पार्ट नहीं है, तो अपन को दोनों चीज़ दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये अपन दिखा सकते हैं कि ये सही है या नहीं है, तो दोनों पक्ष लिखेंगे। तो सबसे पहले तो सबसे पहले अपन इसके अंदर फेवर का पॉइंट लिखेंगे कि मानकीकृत जो परीक्षण है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों आपकी वो शैक्षिक योग्यता या फिर आपकी प्रगति को दर्शाता है। अगर आपने एक नॉर्म सेट कर लिए या फिर आपने कोई मानक निर्धारित कर लिए
तो वहाँ पे फिर अगर आप उसको क्वालिफ़ाई करते हो तभी आप आगे एलिजिबल रहोगे और आपका जो मूल्यांकन है वो अच्छे से हो पाएगा, है ना। ये आपके जीवन को या फिर आपके नॉलेज को उसको परीक्षण करता है। तो यहाँ पे ये बता सकता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप कितने अच्छे तरीके से लर्न कर पा रहे हैं, आपकी कंसेप्चुअल कितनी क्लैरिटी है और आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, आप कितना ग्रोथ कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो नॉर्म सेट है उन्हीं के बेसिस पे आप कर पाएंगे। और दूसरा कि अगर आप आपके क्लासरूम में देखेंगे या फिर आप कहीं पर भी देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको विविधता दिखाई देती है ना। तो आप सबके अकॉर्डिंग आप नहीं सेट कर सकते हो, किसी की कैपेबिलिटी क्षमताएं अलग रहती है और किसी की अलग रहती है ना। तो यहाँ पे फिर आपको एक स्टैंडर्ड है या फिर सबके लिए कॉमन आपको क्राइटेरिया सेट करना ही पड़ेगा, ताकि फिर सब्जेक्टिविटी का स्कोप कम हो जाए और जो ऑब्जेक्टिविटी है वो बनी रहे। उसके लिए फिर आपको कहीं ना कहीं ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड है सेट करना ही रहेगा। तो आप बता सकते हैं कि ये ज़रूरी है और आपको सिखाया भी फिर उसी के अकॉर्डिंग जाता है। तो फिर अगर आप जो सिखाया है उसको आप नहीं क्वालिफाई कर रहे हो या फिर आप उसको नहीं अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, आप रिजल्ट नहीं लेके आ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके अंदर कुछ कमी है या फिर आपको कुछ सुधार करना चाहिए। मे बी सबकी कैपेसिटी अलग रहती है, सबकी जो सीखने की क्षमता है वो अलग रहती है, बट एक जो कॉमन चीज़ है वो तो कहीं ना कहीं सबके लिए एक स्टैंडर्ड चीज़ ही रहती है कि आपको बेसिकली जो इतना है वो तो आपको करना ही चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपकी प्रगति और योग्यता के लिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपके पास ये योग्यता रहेगी, आपके पास डिग्री रहेगी, तो फिर आगे आप हायर एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर आप किसी भी जॉब के लिए वगैरह आप अप्लाई करना चाहेंगे तो वो कर पाएंगे। दूसरा, हर एग्ज़ाम के लिए या फिर हर पोस्ट के लिए एक कुछ ना कुछ बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी ज़रूरी रहती है। तो अगर आपके पास वो योग्यता नहीं है या फिर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपके शैक्षिक योग्यता या फिर आपकी जो प्रगति है उसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे एक लिख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो मानकीकृत परीक्षण है वो ज़रूरी भी है। दूसरा, आप उसका नेगेटिव भी लिख सकते हैं कि हाँ, नो डाउट ये ज़रूरी है, लेकिन साथ में कुछ और भी बातों को अपन को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है कि एक तो इसका जो सेकंड एस्पेक्ट है वो भी अपन को लिखना पड़ेगा कि ये अच्छा है, बट फिर भी ये सबके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सबकी जो क्षमताएं वगैरह अलग रहती है ना। तो फिर अगर आप सबको एक ही पैमाने के ऊपर तोल लेंगे तो सब उस पर खरे नहीं उतर पाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिविटी भी इसकी जो भी है उसको भी लिखना है कि जो मानक सेट कर रखे होते हैं ना कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या फिर जो जॉब के लिए रहता है ना, तो वो सिर्फ नॉलेज के ऊपर ध्यान देते हैं। फिर अगर आप का मूल्य प्रणाली कैसा भी हो, आपकी इंटीग्रिटी कैसी भी हो, है ना, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है आपकी बुद्धि है वो तो शिक्षित रहेगी, लेकिन आपका हृदय शिक्षित नहीं रहेगा। तो फिर आप अनएथिकल करते हैं वो सब करेंगे, क्योंकि अगर आप स्कैम वगैरह देखते हैं या फिर कहीं पर भी कुछ अनएथिकल चीज़ें होती है ना, जो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज से जुड़ी हुई रहती है ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मूल्य प्रणाली नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, तभी तो वो ऐसे कृत्य को अंजाम दे पाते हैं। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी लिख सकते हैं। दूसरा, लोगों की क्षमताओं से जोड़ सकते हैं कि सबकी क्षमताएं एक नहीं है, आपने एक ही नॉर्म्स को सेट कर लिया है तो सब उस पे ऊपर खरे नहीं उतर पाएंगे, सबकी क्षमताओं का अच्छे से मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ को अपन लिख सकते हैं, हाँ, कि मतलब क्या कमियां हैं मानकीकृत परीक्षण की, उसको अपन को लिखना है। देन फिर अगला क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि जो मानकीकृत परीक्षण है उसको आप बोल रहे हो कि ये अच्छा माप नहीं है, मीन्स आप नेगेटिव भी इसका आर्गुमेंट दे रहे हो। तो फिर आप ये बताइए कि ये जो है आप क्यों नहीं इसको सही मानते हैं, ऐसे क्या रीज़न है जो एक आप इस सेट को सही नहीं मानते। तो यहाँ पे रीज़न बता सकते हैं कि इसके अंदर एक तो कहीं ना कहीं जो मूल्य प्रणाली वाली शिक्षा होती है वो इनकलकेट नहीं रहती है। दूसरा, ये क्या, जैसे कि वन पॉकेट फिट फॉर ऑल, है ना, वन साइज़ फिट फॉर ऑल, ये वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस रहती है, जो सबके लिए सही नहीं रहती है ना, सबकी कैपेसिटी वगैरह अलग रहती है। तो ये भी लिख सकते हैं, सबकी क्षमताएं अलग रहती है, सबकी कंडीशन अलग रहती है। आपने स्कूल में सेट तो कर दिए, हो सकता है किसी का एजुकेशन बैकग्राउंड पहले से ही अच्छा हो या फिर उसकी जो सीखने की क्षमता है वो
अच्छी हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, हर चीज़ भी डिपेंड करती है। केवल नॉर्म सेट करने से कुछ नहीं होता, बाकी चीज़ों का भी अपन को ध्यान दिया जाना चाहिए, है ना। हो सकता है किसी की जो क्षमता है वो एजुकेशन पे या फिर जो लर्निंग वाली है वहाँ पे अच्छी नहीं हो, लेकिन उसकी अलग एक्टिविटीज़ में हो सकता है उसकी क्षमताएं अच्छी हो, स्पोर्ट्स में हो गया या फिर कुछ क्रिएटिविटी वगैरह हो गया, वहाँ पे उसकी क्षमताएं अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं व्यवहारिक एजुकेशन नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करता है। किसी का सब्जेक्टिव थॉट्स है वो अच्छा होता है, कोई डिबेट अच्छा कर सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है ना। इतना लिखने की क्षमता उसकी इतनी अच्छी नहीं हो, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि ये कुछ कमियां हैं जिस वजह से हम इसको बढ़िया माप नहीं मानते हैं। और फिर आप एक यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं होती है ना, बेस्ट से भी आपके पास बेटर वाला ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। फिर ये बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो कि ये बढ़िया नहीं है, तो फिर आप ये बताएं कि ये अगर बढ़िया नहीं है तो ऐसे क्या माप हो सकते हैं, या फिर आप किस चीज़ को और इसके अंदर डाल सकते हैं जिससे आपकी जो शिक्षा प्रणाली है या फिर जो आपकी एजुकेशन योग्यता है या फिर आप प्रगति का मूल्यांकन कर रहे हो वो बहुत अच्छे से हो सके और वो सर्वांगीण या समावेशी तरीके से किसी का मूल्यांकन हो सके, है ना। तो उसके अंदर और क्या क्या होने चाहिए, तो यहाँ पे ये डाल सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार कुछ ना कुछ नॉर्म्स है वो निर्धारित किए जाने चाहिए, है ना, कि लोगों का क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या स्थिति है, तो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि एक जिसका IQ लेवल बहुत अच्छा है ना, तो हमेशा इस पैमाने पे तो खरा उतरेगा, हमेशा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन एक बैंक बेंचर है जो इतना अच्छे से नहीं कर पाता, उसकी क्षमताएं वगैरह ऐसी नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी नहीं मिल पाएगी या फिर वो अटेंशन नहीं मिल पाएगी, जिससे वो फिर और ज़्यादा बिछड़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए कि सबकी थोड़ी आवश्यकता अनुरूप उनकी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। दूसरा एजुकेशन है वो व्यवहारिक एजुकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप केवल बुद्धि को शिक्षित कर रहे हो कि साइंस पढ़ा रहे हो केवल या फिर मैथ पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ में कुछ करिकुलम एक्टिविटीज़ है उनको भी ऐड किया जाना चाहिए। कुछ व्यवहारिक शिक्षा, मूल्य प्रणाली वाली शिक्षा है वो शिक्षा दी जानी चाहिए जो कहीं और भी काम आ सके। अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ है उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसमें आप शामिल कर सकते हो, जिससे हो सकता है कि कोई इस चीज़ को ना सीखे किसी और चीज़ को सीख सके। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं। और भी फिर अपन साथ में कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि कुछ ऐसे पर्सन हुए हैं या फिर कुछ ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने अच्छा एजुकेशन तो नहीं लिया या फिर वो अच्छी जो शिक्षा प्रणाली थी मानकीकृत उसके ऊपर तो वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाया, लेकिन कहीं और कुछ अदर एक्टिविटीज़ है वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो उनको फिर आप बीच बीच में कहीं ना कहीं एग्जाम्पल डाल सकते हैं। अगर आप कोई नेगेटिव वाला आर्गूमेंट लिख रहे हो तो वहाँ पे कुछ नेगेटिव वाला भी दे सकते हैं, कुछ पॉजिटिव वाला भी लिख सकते हैं। जिसके अगर अपन लिखेंगे ना कि बढ़िया वाली चीज़ कि ये अच्छा माप भी है, तो वहाँ पे अपन ऐसे उनको डालेंगे जो अच्छा एजुकेशन लिए और उन्होंने अच्छा फिर काम किया था, तो उनका अपन डाल सकते हैं। जैसे कि अनअकैडमी के जो फाउंडर है उनका डाल सकते हैं, उनका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, रोमन करके ऐसा कुछ नाम है उनका, है ना। तो उनका डाल सकते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उनका फिर एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था और उन्होंने फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया जो न केवल लोगों को शिक्षा देता है बल्कि रोज़गार वगैरह वो सब भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा था ना। तो उनका एक एग्जाम्पल डाल सकते हो कि उन्होंने शिक्षा के ऊपर ध्यान दे के या फिर उन पैमाने पे खड़े उतर के अपने विकास और प्रगति को दिखाया था। और ऐसे भी एग्जाम्पल डाल सकते हो जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था लेकिन अदर एक्टिविटीज़ में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। और एडिशन का एग्जाम्पल यहाँ पे अपन डाल सकते हैं, आइंस्टीन का डाल सकते हैं कि जिन्होंने जो एजुकेशन के जो नॉर्म्स वगैरह है वहाँ पे तो अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाया लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे वैज्ञानिक बने जिन्होंने एक बल्ब का आविष्कार किया था या फिर आइंस्टाइन थ्योरी दी थी। धोनी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो MS धोनी है, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड काफ़ी कम रहा है, 10-12 तक रहा है, लेकिन वो एक बहुत अच्छे फेमस क्रिकेटर है। कुछ एक्टर्स का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि वो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वो मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया इनके खिताब भी उन्होंने प्राप्त किए हैं। कुछ सिविल सर्वेंट का एग्जाम्पल लिख सकते हैं लाइक IPS मनोज कुमार शर्मा का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि वो 12th में फेल थे लेकिन फिर भी अपने हार्ड वर्क से या फिर आगे कुछ मोटिवेशन या अच्छे गाइडेंस या अच्छे मेंटोर, है ना, उनके बेसिस पे फिर उन्होंने एक UPSC जैसे एग्ज़ाम को क्रैक भी किया था और उन्होंने IPS
वाली सर्विस ली थी। तो ऐसा कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है उनका एग्जांपल लिख सकते हैं, और भी कुछ बिजनेसमैन वगैरह उनका भी लिख सकते हैं। जैसे कि बिल गेट्स है कि उनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन है ना, तो वो चीज़ लिख सकते हैं। और साथ में उनका ये भी लिख सकते हैं कि उनका वो चलो ठीक है कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, साथ में उनका वैल्यू सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। ये अपनी इनकम या फिर अपने प्रॉफिट का लगभग 50% CSR के रूप में डोनेट भी कर देते हैं ना, तो इनका ये भी फिर अपन कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये अपन ने बता दिया कि ये इसके पक्ष में ये है, इसके पक्ष में विपक्ष में ये चीज़ है, ये क्या रीज़न है, क्या नहीं रीज़न है। उसके बाद अपना ये ड्यूटी बनता है कि अपन एक वे फॉरवर्ड टाइप अपना कंक्लूजन से पहले लिख लें कि अगर आप मानते हैं कि ये वाली सिस्टम ठीक नहीं है, कहीं ठीक है, तो ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आप और ज़्यादा जो परीक्षण की जो पद्धति है उसको और ज़्यादा आप संतुलित बना सकते हैं, समावेशी है ना, सर्वग्राही समावेशी, उस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो ऐसे और क्या कर सकते हैं, क्या क्या आप उसके अंदर इनकलकेट कर सकते हो, तो वो सब चीज़ आप यहाँ पे लिख लेंगे वे फॉरवर्ड। और वे फॉरवर्ड ऑलमोस्ट सबका थोड़ा बहुत सेम ही होता है, बस आपका टॉपिक क्या है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। उसके बाद अपन कंक्लूज़न है। कंक्लूज़न में अपन ये कबीरदास जी का दोहा है वहाँ से एंड कर सकते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग में पंडित भय न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि केवल किताबी ज्ञान लेने से या फिर किताबें पढ़ने से ही कोई पंडित नहीं बन जाता है ना, उसके पास कुछ ना कुछ प्रेम के या फिर कुछ मूल्य वाली पद्धति शिक्षा है वो भी ज़रूरी है। तो ये आप कोटेशन लिख सकते हैं। दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है ना, कि आप शिक्षा को एज जीवन ले रहे हैं कि हम अगर शिक्षा अच्छी कर लेंगे तो हम अपना जीवन अच्छा बना लेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि शिक्षा खुद एक जीवन है। जितना आप इसको अच्छे से सींचेंगे, जितना अच्छे से आप इसको ग्रहण करेंगे, ये आपके जीवन को खुद ब खुद बहुत सुंदर और अच्छा बनाती रहेगी, ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं कि केवल अंक से ही नहीं तोला जा सकता, शिक्षा को केवल अंक से नहीं तोला जा सकता, बिकॉज शिक्षा एक बगीचे की तरह होता है ना। और जो मानकीकृत अगर आप परीक्षण करते हैं वो सिर्फ फूलों को गिनता है, मीन्स ये हो गया कि शिक्षा तो पूरा एक बगीचा होता है, और जो आप मानकीकृत परीक्षण सेट किया है वो केवल बगीचे के अंदर कितने फूल है, कितने पेड़ है, कितने पौधे हैं, उन्हीं को गिनेगा। और अगर आप उसके साथ में कुछ शिक्षा को समग्राही बनाना चाहते हैं, उसको समावेशी बनाना चाहते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ मूल्य प्रणाली है, कुछ अलग मानक है, वो भी आपको डालने चाहिए। जिससे क्या होगा कि फिर शिक्षा के साथ जो उसकी फूलों की गिनती है वो तो होगी, उसके साथ में फिर उसका खुशबू है, उसकी रंग है, उसकी जीवंतता है, वो भी दिखाई देगी। और अगर आप मानकीकृत वाला करेंगे तो फिर आपको ये जीवंतता वगैरह ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। और अगर कोई तारे ज़मीन वाली मूवी से स्टार्ट करते हैं तो एंड भी फिर यहाँ से कर सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने मेंटोर ने उनका क्रिएटिविटी वगैरह उनको पहचानी थी, और उसके बाद उनका जीवन किस प्रकार से चेंज हो गया था, दुनिया को देखने का उनका नज़रिया और कैसे चेंज हुआ था। तो ये सब अपन लिख सकते हैं। तो अपना फर्स्ट हो गया था, आज ये 2 कर लिए हैं, और नेक्स्ट अपन फिर ये 2-3 रहेगा वो अपन 2014 का वो अपन करेंगे। ठीक है।